नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, चुनाव तो आरंभ हो गए, पहला फ़ेज़ भी समाप्त हो गया। लगभग 63 से 64% के बीच की वोटिंग हुई, जो लास्ट समाचार हमारे पास है। हालाँकि अभी फाइनल कन्फर्मेशन आती नज़र नहीं आ रही है कि 64 है, साढ़े 64 है, साढ़े 63 है, कितना है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि 2014 और 2019 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है और कम से कम 3 से 4% का डाउनफॉल है। पिछले कुछ चुनाव मैंने देखे और मैंने एनालाइज़ करने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि जब-जब 58% के आसपास वोटिंग होती है, तो कांग्रेस को बेनिफिट होता है, उनकी सरकारें बनती हैं और अगर 66-67% में वोटिंग होता है, तो फिर वो बीजेपी की सरकार दे देता है। लेकिन इस बार लगता है कि त्रिशंकु वाली स्थिति आ रही है कि ये परसेंटेज जो है 58 और 66 के बीच में 62, 63, 64 के आसपास झूलेगी। तो इसका मतलब जो मैंने पहले कुछ प्रोग्राम्स किए थे, जिसमें मैंने कहा था कि वी आर हेडिंग फॉर ए हंग पार्लियामेंट, कि हम एक त्रिशंकु संसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे उसके ऊपर आर्टिकल्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ कुछ-कुछ वैसी बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर घटी है, वो ये है कि अचानक 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चुनाव मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया हो गया। ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी या मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं था। और कहीं न कहीं एक वो नैरेटिव जिसकी कभी हो सकता है कि मोदी जी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि संविधान एक सेंट्रल स्टेज पर आ जाएगा और उसके बारे में बातचीत होगी कि संविधान पलटा जा रहा है, संविधान पलट देंगे और ये नैरेटिव बन गया। अब इन्हें डर लग रहा है कि मोदी जी पिछले 1 हफ्ते में हर रैली में कहते हैं मैं संविधान नहीं पलटूँगा। भाई ये बाबा साहब खुद आ जाए वो भी संविधान कैंसल नहीं कर सकते। हद कल शाम को हो गई। वोटिंग के बाद अमित शाह का एक इंटरव्यू आता है और अमित शाह कहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं हिंदुस्तान में कि हमारे संविधान में से सेक्युलर वर्ड हटा दो। तो मैंने सोचा ये अमित शाह ही बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। ये मैंने उसको रिकन्फर्म किया, भई ये अमित शाह ये कोई और है। कहता है हम ही नहीं, कोई और भी आएगा तो हम किसी को संविधान में से सेक्युलर शब्द हटाने नहीं देंगे। मैंने कहा कल तक तो ये सेक्युलर थे, आज सेक्युलर कैसे हो गए? सारी जिंदगी इन्होंने सेक्युलर बोल-बोल के गालियाँ दी हैं और आज ये सेक्युलर के रहनुमा बन रहे हैं। मैंने कहा वाह रे वाह! तेरी रहनुमाई। मुझे लगता है कि कुछ तो बात हुई है ऊपर से जो पता नहीं क्या क्या बरसी है, खुदाई है, जाने जाने क्या हुआ है। लेकिन अचानक से मूड बदलते नज़र आए, अचानक से लफ्ज़ भी बदलते हुए नज़र आए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है। कहते हैं ना, जनता जाग जाए तो बड़े-बड़ों की छुट्टी कर देती है और हमने तो भगवान की दया से 77 भी देखा, अपनी आँखों के सामने देखा और साथ ही में भारतीय राजनीति के अंदर होने वाले अनगिनत परिवर्तनों को भी देखा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी, स्वागत है। गुजरात की पुण्य भूमि से आज 2 मेहमान, राजेश ठाकर जी, दादा हमारे योगेश चुडगर जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और बंगाल से यानी कि अब तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे दादा प्रेस क्लब के चीफ गौतम लाहिरी जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, पहले मैं आपके पास ही आ जाता हूँ, आपको थोड़ा जल्दी जाना भी है। जो परिस्थिति पहले दौर के बाद निकल कर आई है, उसने बहुत कुछ कह दिया है। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अपस्विंग पे है और एनडीए डाउनस्विंग पे है। इसने कल कन्फर्मेशन कर दी। राजस्थान के अंदर जो दरारें निकल कर आई हैं, वो वास्तव में ही चौंकाने वाली हैं। दिल्ली में दरारें हैं, हरियाणा में हैं, गुजरात में दरारें हैं। बल्कि राजपूतों ने तो घोषणा कर दी है बायकॉट की कि 26 की 26 असेंबली पे बायकॉट होने जा रहा है। हमारे गुजरात के मेहमान खास तौर से उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के अंदर बायकॉट हो रहा है, यूपी में बायकॉट हो रहा है। पता नहीं ये चुनाव क्या-क्या गुल खिलाएगा। ऐसा लगता है कि अब जो अमित शाह की भाषा है और जो मोदी की भाषा है, ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक डर व्याप्त हो गया है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अंदर ही अंदर उनको भी खाए जा रहा है। सुनील जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। धन्यवाद दिनेश जी। मतदान का प्रतिशत लगभग 66% है और यह पिछले चुनाव के मुकाबले में लगभग 3% से अधिक कम है 2019 के चुनाव के मुकाबले में। लेकिन दो स्थितियां हैं। 2019 का ध्रुवीकरण नहीं है, पोलराइजेशन कहीं नहीं हुआ और मतदाता जातियों में बंट गया, बुरी तरह से बंटा। अगर जातियों में बंट गया, हिंदुत्व काम नहीं आया,
तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस के नाम पर वोट नहीं पा सकती। और किसी भी महत्वपूर्ण जाति बिरादरी का प्रतिबद्ध मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता हिंदुत्व के नाम पर है, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे है, राम मंदिर बनाने के नाम पे है, भगवा झंडा फहराने के नाम पे है, किसी भी जाति का हो। और अगर वह उसमें बंटवारा हो गया तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना का विरोध किया केवल हिंदुत्व के लिए, सामाजिक न्याय का विरोध किया केवल हिंदुत्व के लिए, राम मंदिर को हवा दी केवल हिंदुत्व के लिए। ये कोई इशू नहीं था। ये जो सीएए की बात करते हैं केवल हिंदुत्व के लिए, एनआरसी की बात करते हैं केवल हिंदुत्व के लिए, लेकिन ये हिंदुत्व का नारा चला नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक प्रतिबद्ध मतदाता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो है राजपूत बिरादरी। और राजपूत बिरादरी के दो खेमे हैं, इन दोनों खेमों में बंटवारा हो गया। एक ग्रुप है, लेकिन बड़ा ग्रुप छोड़ के चला गया। और न केवल वो घर बैठा ही नहीं, उसने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। यह जो राजपूतों या हिंदुत्व के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मजबूती के साथ थे। और जब ये मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो इन्होंने पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। ये हमें इनके हर जगह बोलने से बात, जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि एक एग्रेसिव कैंपेनिंग, बड़े बड़े रैलियां, बड़े बड़े कटआउट्स, रोड शो में क्विंटलों फूल का उपयोग, झंडे फहरा देना, ये तमाम तरह के काम करते हैं कि आपकी विजिबिलिटी वो रहे। और विजिबिलिटी से एक वर्ग पर असर पड़ जाता है कि नहीं प्रचार तो इन्हीं का है, आ तो यही रहे। वह जो माहौल बनाने का काम करती है बीजेपी, वह नहीं हो पाया। और यह जातियों को हिंदुत्व में रोके नहीं रख पाए। राजपूत अलग हो गया, जाट अलग हो गया, गुर्जर अलग हो गया, ये सैनी अलग हो गए, कश्यप अलग हो गए। और इन्होंने, इन जातियों ने अपनी अपनी अलग अलग महासभाएं की और उन महासभाओं में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का सुर था। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चीज और मैंने महसूस की कि आखिर राजपूत बिरादरी अलग क्यों है, क्यों इसके मन में इस तरह की नाराजगी बीजेपी के साथ आ गई। क्या रूपाला साहब का इतना बड़ा बयान है कि उसका असर कई हजार किलोमीटर चल करके उत्तर प्रदेश में भी आ जाए? हो सकता है कि उस बयान का भी असर हो, लेकिन मेरा अपना मानना यह है, मेरी अपनी समझ है कि राजपूत बिरादरी ने अपना नेतृत्व तलाशने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई थी। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से उसको निराशा हुई तो उन्होंने अपना एक अच्छा खासा स्थान भारतीय जनता पार्टी में देखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत नेतृत्व हमेशा जाटों के खिलाफ रहा, चौधरी चरण सिंह के जमाने से। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कभी भी राजपूतों की राजनीति की, उन्होंने अजगर एक सामाजिक समीकरण बनाया था, पिछड़े, दलित, जाट, उनका एक समीकरण उन्होंने बनाया था। अल्पसंख्यक उसमें शामिल थे। उसमें सवर्णों के लिए जगह नहीं थी, ब्राह्मणों के लिए जगह नहीं थी, भूमिहारों के लिए जगह नहीं थी, राजपूतों के लिए जगह नहीं थी। तो वहां भूमिहार बहुत ज्यादा नहीं, त्यागियों की एक संख्या है। पंडित जी लोग बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है उनका वैसे भी। लेकिन राजपूतों में एक असर्टिव था कि हम राजनीति के मेन स्ट्रीम से बाहर हो रहे हैं और हमारा नेतृत्व नहीं हो रहा है, नेतृत्व में हमारी दखलंदाजी नहीं बढ़ रही है। उनको भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जगह नजर आई। राजनाथ सिंह जी उसमें आकर्षण केंद्र थे, आने वाले दिनों में योगीनाथ जी उनके लिए आकर्षण का केंद्र थे। लेकिन उस पार्टी ने, उस वर्ग में इस बात को लेकर हलचल हुई कि जिस जाट नेतृत्व को लेकर के उनमें, उनके मन में आक्रोश था, भारतीय जनता पार्टी भी वही जाटों को आकर्षित करने में लगी और उनका नेतृत्व कमजोर होता चला गया। परिणाम और चीजें उनको सामने दिखाई पड़ने लगी। एक तो तत्काल के चुनाव में, 2024 के चुनाव में वीके सिंह का टिकट कटना, उसके पहले 2017 के चुनाव में संगीत सोम और सुरेश राणा दो बड़े नेता है, प्रखर नेता है भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में। 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में संगीत सोम चुनाव जीते थे, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। न तो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली, न उनको संगठन में कोई जगह मिला, कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं मिली। लेकिन 2017 के चुनाव में सुरेश राणा जीते तो उनको मंत्री बनाया गया। 2019 के चुनाव, 2022 के चुनाव में दोनों हार गए, संगीत सोम भी हारे, सुरेश राणा भी हारे।
लेकिन इनके पुनर्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। आप दारा सिंह चौहान की पुनर्वास की कोशिश करते हैं उस बिरादरी का वोट पाने के लिए, वो हारते हैं, दल बदलते हैं, फिर टिकट पाते हैं, फिर हारते हैं, लेकिन आप उनको विधान परिषद में भेज देते हैं। इस बिरादरी के लोगों को आपने कोई प्राथमिकता नहीं दी। राजनाथ सिंह जी के प्रति जो इस सरकार का केंद्रीय नेतृत्व का रवैया रहा, गलत है, सही है, से बहस हो सकती है, लेकिन जो दिखा, जिसकी चर्चा हुई, उसको लेकर के भी इस बिरादरी में नाराजगी दिखाई पड़ी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में घटते हुए नेतृत्व को लेकर के या घटती हुई प्रतिष्ठा को लेकर के इस समुदाय में नाराजगी उत्तर प्रदेश में है, और वो हिंदुत्व का नाम छोड़ के, सब कुछ नाम छोड़ के वो उनमें विभाजन हो गया। और बड़ी बड़ी सभाएं इन्होंने की, बड़ी बड़ी सभाएं करके उन्होंने बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिए। अब क्या हुआ कि जब हिंदुत्व अलग हो गया, हिंदुत्व का पूरा जो अम्ब्रेला था वो टूट गया, तो राजपूत अलग हो गए, गुर्जर अलग हो गए, जाट अलग हो गए, सैनी अलग हो गया, कश्यप अलग हो गया, ब्राह्मण अलग हो गया, त्यागी अलग हो गए। अब इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी जातियों के लिए, अपने समर्थक दलों के साथ वो मतदान करने चले गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसमें और उसके पलट अगर आप बात करेंगे, जो अपोजिशन की स्थिति है, अपोजिशन में जो लोग हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी का जो प्रमुख मतदाता वर्ग है, अल्पसंख्यक, यादव, एक वर्ग कुर्मियों का, एक वर्ग गैर यादव पिछड़ों का, यह इंटैक्ट है, इसमें बंटवारा नहीं हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के जिनके मन में नाराजगी है, उनमें कोई बंटवारा नहीं। दलितों में कोई बंटवारा नहीं। दलित जिसके आपने चर्चा की संविधान संशोधन को लेकर के, उसका वह नीचे डाउन द लाइन इसका असर है, और यह अनायास नहीं है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेरोजगारी की समस्या के प्रति गंभीर न होना, उत्तर प्रदेश में, अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती थी, 60 लाख एप्लीकेशन आए थे, वो पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो गई। शिक्षकों की भर्ती थी, लाखों लोगों ने आवेदन पत्र भेजा, परीक्षा लीक हो गई, प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। उनको लगा कि अगर यह स्थिति बनती रही, और अगर मुझे आरक्षण का नाम नहीं मिला, रोजगार के अवसर घटते चले गए, आरक्षण की स्थिति खत्म होती गई, तो हम सशक्त, हमारी सामाजिक मुख्य धारा में हमारा प्रवेश कैसे होगा? इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। ये जो स्थितियां हैं, ये मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मतों में बिखराव, मोदी जी के प्रति आकर्षण में कमी, गैर बीजेपी मतदाताओं का एकीकरण, यह कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाता। वस्तुस्थिति क्या है तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन हिंदुत्व का अम्ब्रेला टूटने के कारण से भारतीय जनता पार्टी को मुझे नुकसान नजर आता है। जी, बहुत अच्छे बिंदु उठाए आपने। मैं दादा आपके पास आता हूँ, आप भी थोड़े समय के लिए आज जुड़े हैं।